कक्षा 6 के स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 4 समाप्त हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण स्टार्ट करने जा रहे हैं। पदार्थों का पृथक्करण, पृथक मीन्स अलग करना, पृथक करना मीन्स अलग करना, सेपरेट करना। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं, आपके घरों के अंदर आपकी जो मम्मी है उनको देखते होगे आप गेहूं बीनते हुए। बीनना मतलब क्या होता है कि गेहूं जो होता है, गेहूं के अंदर कुछ पत्थर के बारीक बारीक टुकड़े हैं, भूसा है, रेत मिट्टी के कण हैं, ये मिल जाते हैं। तो उनको वो हाथ से छांट करके अलग करती है, दूर फेंक देती है। उससे गेहूं साफ हो जाते हैं, फिर हम उसको पिसाते हैं, आटा बनता है, रोटी बनती है, खाते हैं। ये पृथक्करण कहलाता है। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उनको कैसे पृथक किया जाए, उसी से संबंधित ये चैप्टर है, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण की बहुत सारी विधियां हैं। कौन सी विधि कहां पर उपयोग होगी, ये पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि मिलने वाले पदार्थ कैसे हैं। जैसे किसी चीज में लोहे की चीज मिल गई तो आप उसको चुंबक से अलग कर सकते हो। अब पत्थर अगर मिल गया तो क्या पत्थर को चुंबक आकर्षित करता है? नहीं करता, तो उसको चुंबकीय विधि द्वारा आप अलग नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पदार्थों को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि वही होगी जो पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करेगी। पृथक करना क्यों जरूरी है, यह आप जानते ही हो। पृथक करना आवश्यक है क्योंकि जब दो पदार्थ आपस में मिल जाएंगे तो उनको अलग करना अनिवार्य होता है। अगर गेहूं के साथ हम पत्थर को खाएंगे तो वो शरीर के लिए हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो। अगर पृथक नहीं करेंगे तो क्या दूध से मक्खन को अलग कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो मक्खन कहां से मिलता आपको? नहीं मिल पाता। तो पृथक करना यानी कि पृथक्करण की विधियां बहुत जरूरी है, पृथक करना आवश्यक है। अब यहां पर हम कुछ विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि गेहूं में से कंकड़, मिट्टी के कण, घास फूस, किसी दूसरे अनाज के कण, इनको अलग करना है तो इसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? हस्तचयन। हस्तचयन विधि। हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चयन करना, और हाथों से चयन करके अलग करना हस्तचयन विधि कहलाती है। इस विधि से किस किस चीज को अलग कर सकते हो आप? गेहूं में से कंकड़, मिट्टी व भूसा अलग कर सकते हो। ठीक है। दाल में से, जैसे दाल है, दाल में गेहूं मिल गया, बाजरा मिल गया गलती से, तो उनको आप अलग कर सकते हो। अन्य अशुद्धियों को अलग कर सकते हो। तो हाथों से छांट करके अलग करना किसी पदार्थ को कहलाता है हस्तचयन विधि। ठीक है। ये प्राचीन काल से हम आज भी उपयोग में लेते आ रहे हैं। जो घरों में देखते हैं अपनी माता जी को, अपने घर के अंदर जो भी है गृहिणी, वो अनाज में से, दाल में से उन चीजों को पृथक करती है, अलग करती है। ठीक है। तो इसको हस्तचयन विधि कहते हैं। दूसरी जो विधि है उस विधि का नाम है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग अब यहां से समझना है, ये कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। थ्रेसिंग है क्या? आप कभी जब खेत में जाते हो, फसल उत्पादन के समय, जैसे गेहूं की कटाई हो गई, बाजरे की कटाई हो गई, तो उस वक्त जब आप खेतों में जाते हो तो आप देखते हो कि जो
कटाई की जाती है तो काट काट करके जो पौधे होते हैं, पौधों को एक गट्ठर से रख दिया जाता है एक जगह, फिर आगे चलते जाते हैं, काटते जाते हैं, फिर गट्ठर बन गया, फिर वहां रख देते हैं। इस गट्ठर को धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद में फिर उसमें क्या करते हैं, जैसे प्राचीन काल में तो क्या करते थे, पहले, प्राचीन भी नहीं कह सकते, आज से लगभग 15-20 साल पहले, या आज भी कई इलाकों में ऐसा किया जाता है, जितना भी वो सूखा हुआ गट्ठर है, इकट्ठी की हुई फसल है, उसके ऊपर बैलों को घुमाया जाता था। इसको ग्रामीण क्षेत्र में गायटा कहते थे। तो बैलों को घुमाते हैं तो बैल जब उसके ऊपर बार बार चलेंगे तो वो पिस जाता है, क्योंकि सूख तो पहले ही गया था। तो भूसा और अनाज एक जगह मिल जाते हैं। फिर हवा जब चलती है तो हवा, जैसे इधर हवा चल रही है तो परात में भर करके अपने यहाँ कानों से थोड़ा सा ऊपर लाकर उसको नीचे गिराते थे तो उसमें से भूसा तो आगे निकल जाता था, आगे ढेरी बन जाती थी, और अनाज चूंकि भारी होता है तो उसकी ढेरी पास में बन जाती थी। इस तरह से अनाज प्राप्त कर लिया जाता था, और ये विधि थ्रेसिंग कहलाती थी। ठीक है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, विज्ञान ने तरक्की की है, तो आज थ्रेसिंग मशीन आ गई है। जो बड़े किसान होते हैं वो थ्रेसिंग मशीन का उपयोग करते हैं। तो जो गट्ठर सुखाए थे धूप में, उनको थ्रेसिंग मशीन में डालते जाते हैं, भूसा तो अलग हो जाता है, अनाज के दाने अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है थ्रेसिंग। ठीक है, तो थ्रेसिंग क्या है? अनाज को भूसे से अलग करने की विधि है। थ्रेसिंग अनाज को भूसे से अलग करने की विधि थ्रेसिंग कहलाती है। ये दो प्रकार से की जाती है थ्रेसिंग। एक तो मैनुअल यानी कि मानवीय, और एक मशीन जिसको कहते हैं थ्रेसर। थ्रेसर मशीन से भी किया जाता है। एक चीज बच्चों और जान लो, आजकल एक मशीन और आ रही है जिसको कहते हैं क्या, कंबाइन मशीन। क्या कहते हैं? कंबाइन मशीन। इसमें दोनों चीजें होती है। क्या क्या? थ्रेसर भी होता है और हार्वेस्टर भी होता है। हार्वेस्टर तो कटाई करता है, जैसे बड़े बड़े किसान है ना, जैसे पंजाब, हरियाणा, तो सैकड़ों एकड़ जमीन होती है किसानों के पास, तो वहां पर मैनुअल वर्क के द्वारा उसको काट नहीं सकते फसल को, काफी टाइम लगेगा, काफी श्रम लगेगा। तो वहां पर इस मशीन का उपयोग होता है, विशेष रूप से कंबाइन मशीन का। इसमें हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों फिट रहते हैं। हार्वेस्टर तो कटाई कर देता है, और थ्रेसर जो होता है वो अनाज को भूसे से अलग कर देता है। तो बहुत कम समय में अनाज प्राप्त हो जाता है किसको? किसान को। राइट, तो ये भी ध्यान रखना। अब एक विधि है, इसी में से, हालांकि मैंने इसमें बता भी दी थी, निष्पादन। तीसरी विधि का नाम है निष्पादन। निष्पादन है क्या? जैसा मैंने अभी बताया था, बैलों के द्वारा पीसा गया जो मिक्सचर है, अनाज और भूसे का मिश्रण,
उसको परातों में भर करके जिधर हवा चल रही होती है उधर की साइड अपने कंधे से थोड़ा सा ऊपर लाकर उसको इस तरह से नीचे डाला जाता है। परात को क्या कर दिया जाता है, टेढ़ा। तो परात को टेढ़ा करके इस तरह से नीचे डालेंगे ऐसे, तो नीचे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हवा के साथ जो भूसा है वो तो हल्का होने के कारण आगे निकल जाता है, तो उसकी ढेरी तो बन जाती है आगे, और अनाज के कणों की ढेरी बन जाती है पीछे की साइड। इस विधि को कहा जाता है निष्पावन। ठीक है, तो ये 3 विधियां हमने देखी। कौन कौन सी? हस्त चयन विधि जो अपन घरों में यूज करते हैं, दाल से कंकड़ों को अलग करना, गेहूं में से अन्य अनाज के कणों को, रेत के कणों को, मिट्टी के कणों को, कंकड़ पत्थर आदि को अलग करना। दूसरी विधि थ्रेसिंग जो किसान उपयोग में लेता है फसल प्राप्त करने के लिए। और तीसरी विधि निष्पावन। निष्पावन में क्या होता है, हवा की दिशा में अनाज प्लस भूसे के मिश्रण को नीचे डाला जाता है, जिससे भूसा आगे निकल जाता है, अनाज की ढेरी पीछे बन जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।